नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खुदरा महंगाई जनवरी में फिर से बढ़ गई है। ये 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% पर पहुंच गई है। ये दिसंबर महीने में एक साल के निचले स्तर 5.72% पर आ गई थी। दिसंबर का यह आंकड़ा रिजर्व बैंक द्वारा तय महंगाई की ऊपरी सीमा से कम था, लेकिन जनवरी में फिर से यह पार कर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को 2% के मार्जिन के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा। यानी सीधे कहें तो महंगाई को 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य पाया जाता हुआ दिखता नहीं है। नवंबर और दिसंबर 2022 को छोड़ दिया जाए तो महंगाई जनवरी 2022 से आरबीआई के 6% के ऊपरी सीमा के पार बनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए किए गए परिसीमन को वैधता प्रदान कर दी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने श्रीनगर के निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने परिसीमन आयोग के गठन की वैधता और उसके बाद की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस ओका ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के इस फैसले का अनुच्छेद 370 से संबंधित लंबित मामलों और इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंडनबर्ग अडानी मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच समिति बनाने को तैयार हो गई है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अदालत ने मेहता से बुधवार तक ये बताने के लिए कहा कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सर्वोच्च अदालत के फटकार से पहले ही सरकार जांच कमेटी गठित करने को तैयार हो गई है। कमेटी ये देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं है। इसके साथ ही निवेशकों के हितों को कैसे सुरक्षित किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम सौंपेंगे। सदन में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर बोलने के बाद राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है और कार्रवाई की बात कही गई है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि मैंने सदन में पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर एक स्पीच दी। काफ़ी शांति और तहजीब से मैंने अपनी बात रखी, कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी तरफ से सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। मैंने बताया था कि कैसे अडानी पीएम के साथ विदेश दौरे पर जाते थे और फिर उन्हें बड़े कॉन्टैक्ट मिल जाते थे। किस तरह से 30% एयरपोर्ट ट्रैफिक अडानी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि मैंने ये बताया कि किस तरह नियमों को बदला गया ताकि अडानी को एयरपोर्ट मिल सके। नीति आयोग और अन्य संस्थानों ने इस पर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें अनुमति दी गई। श्रीलंका में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को बंदरगाह का ठेका देने के लिए दबाव बनाया। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश जाने के कुछ दिन बाद ही अडानी को बांग्लादेश में बिजली का ठेका मिल जाता है। अडानी और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और भारत का स्टेट बैंक अडानी को एक खदान प्रोजेक्ट के लिए $1 खरब का कर्ज दे देती है। राहुल ने कहा कि लेकिन मेरे भाषण के अधिकतर हिस्से को एडिट कर दिया गया है और उसे संसद के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। राहुल ने कहा कि अडानी और अंबानी का नाम एक साथ लेना प्रधानमंत्री का अपमान मान लिया गया है। राहुल ने कहा कि अडानी और अंबानी का नाम एक साथ लेना प्रधानमंत्री का अपमान मान लिया गया, लेकिन आप प्रधानमंत्री और उनकी साथ में तस्वीरें इंटरनेट पर देख सकते हैं, कैसे वो प्लेन के अंदर उनके साथ आराम फरमा रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं। जब प्रधानमंत्री किसी देश में होते हैं तो अडानी किसी जादू से वहां पहुंच जाते हैं। राहुल ने कहा कि उन्होंने केवल तथ्य बताए, कुछ भी गलत नहीं बोला। आप गूगल कर सकते हैं, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कहा कि संसद की कार्यवाही से मेरे भाषण को तो काट दिया गया और मैंने किसी का अपमान नहीं किया। राहुल ने कहा लेकिन पीएम मोदी ने उनका अपमान किया, मेरे सरनेम पर सवाल उठाया। पीएम ने कहा कि मेरे नाम में गांधी सरनेम क्यों है, नेहरू नाम क्यों नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया, लेकिन पीएम मोदी के शब्दों को रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया। राहुल ने कहा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच हमेशा सामने आता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, मैंने संसद में विनम्रता से अपनी बात रखी।
बता दें, पीएम मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। पीएम ने कहा था कि नेहरू इतने महान व्यक्ति थे, फिर उनमें से कोई भी नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? नेहरू के नाम का इस्तेमाल करने में क्या शर्म है? हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया था और कहा कि पीएम मोदी को देश की बुनियादी संस्कृति की समझ नहीं, कौन अपने नाना का सरनेम इस्तेमाल करता है। इसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से ये भी मांग की कि अब जब उन्होंने पति के सरनेम को रखने वाली पितृसत्तात्मक रिवाज का मजाक बनाया ही है, तो अब ऐसी नीति लाएं जिससे महिलाएं अपने पहले सरनेम यानी मायके का सरनेम रख सकें और अपने बच्चों को भी सरनेम दें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर इस बार कार्रवाई की जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जोशी ने कहा कि भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। जोशी ने कहा कि वो जो कहते हैं उसे सबूतों के साथ समर्थन करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया है। हम सब इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी 15 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अडानी मामले की जानकारी दे सकता है। अडानी समूह $2.5 बिलियन का एफपीओ लाया था। उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई और अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए। अडानी ने ओवर सब्सक्राइब हुए एफपीओ को इसके बावजूद वापस ले लिया। सेबी ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि वो इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल सेबी से स्पष्ट बयान की उम्मीद कर रहे थे। सेबी की ओर से अभी तक अडानी के खिलाफ तथाकथित जांच पर कोई बयान नहीं दिया गया है। इस मामले से जुड़े 2 सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सेबी बोर्ड 15 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेगा। सेबी बोर्ड सीतारमण को अडानी से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देगा। संसद में आज सोमवार को विपक्ष ने फिर हंगामा किया। भारी हंगामे के बीच सदन को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने संसद के कामकाज में बाधा डालने के लिए विपक्षी नेताओं से माफी की मांग की। इसके साथ ही राज्यसभा के संसदीय बजट सत्र का पहला भाग समाप्त हो गया है। सदन अब बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए मार्च में फिर से शुरू होगा। बता दें, बजट सत्र का पहला सत्र अडानी को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जांच की मांग को लेकर निकल गया। विपक्ष लगातार जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता रहा, लेकिन सरकार इसको खारिज करती रही। चालू बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। आज से संसद सत्र को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। आज की कार्रवाई के दौरान भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2019 से 2021 तक 3 सालों में कुल 1.12 लाख दैनिक वेतन भोगियों ने आत्महत्या की है। यादव ने कहा कि इस समय के दौरान 66,912 गृहिणियों, 53,661 सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने, 43,420 वेतनभोगी व्यक्तियों ने और 43,385 बेरोजगार व्यक्तियों ने आत्महत्या की। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 3 सालों में 2019, 20 और 21 में इस दौरान 35,950 छात्रों और कृषि क्षेत्र में लगे 31,839 व्यक्तियों ने भी आत्महत्या की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीडी संविधान में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को ये टिप्पणी अभी मौखिक की है, कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें, इससे पहले 3 बार मेयर का चुनाव कराने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों बार चुनाव मनोनीत पार्षदों को वोटिंग कराए जाने का अधिकार देने के कारण नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और उनकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने याचिका दायर कर उपराज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मनोनीत सदस्यों को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान करने की मंजूरी दी थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की प्रेस की आज़ादी को खतरे में बताया है। उसके संपादकीय बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण संपादकीय संबंध में तमाम तथ्यों के साथ प्रकाशित किया है। लेख में कहा गया है कि स्वतंत्र समाचार मीडिया को डराने, उसको सेंसर करने, चुप कराने और दंडित करने के लिए शक्तियों का दुरुपयोग लोक लुभावन और सत्तावादी नेताओं की एक खतरनाक पहचान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खेमे में पूरी तरह से शामिल हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की गौरवपूर्ण स्थिति को कम कर रहा है।
अखबार ने कहा कि 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद से पत्रकारों ने लगातार अपने करियर और अपने जान जोखिम में डालकर उन चीज़ों की रिपोर्टिंग की जिसे सरकार रोकना चाहती थी। लेख में कहा गया है कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के वैश्विक सूचकांक में भारत प्रेस आज़ादी को खत्म करने के मामले में 11वें स्थान पर है। कई पत्रकारों की मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है, जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2022 में 150वें स्थान पर है, जो 180 देशों में इसकी सबसे कम रैंकिंग है। प्रेस की आज़ादी के मामले में अमेरिका 42वें स्थान पर है, वहीं रूस भारत से थोड़ा और नीचे 155वें स्थान पर है और चीन 175वें। जस्टिस एस.ए. नज़ीर को रविवार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इनकी नियुक्ति की खबर आने के बाद से ही रिटायरमेंट के बाद जजों के द्वारा पद संभालने को लेकर हंगामा होने लगा है। पूछा जाने लगा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं रुक रही है। मालूम हो कि जस्टिस एस.ए. नज़ीर कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा थे, जिनमें ट्रिपल तलाक केस, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद केस और मोदी सरकार के द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसलों को सही ठहराने वाले केस शामिल हैं। इसी साल 4 जनवरी को रिटायर हुए जस्टिस नज़ीर अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ में शामिल रहे तीसरे जज हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से नियुक्ति प्राप्त की है। इससे पहले बेंच का नेतृत्व करने वाले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था और जस्टिस अशोक भूषण को उनके रिटायरमेंट के 4 महीने बाद 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीले न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस एस.ए. नज़ीर को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने राज्यसभा में दिवंगत अरुण जेटली की 2013 की टिप्पणी को याद किया कि रिटायरमेंट के बाद की नौकरी की इच्छा रिटायरमेंट से पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। सिंघवी ने कहा कि हम व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम इसका विरोध करते हैं। हम मानते हैं ये एक बड़ी कमी है और देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। सिंघवी ने कहा कि भाजपा का ये बचाव कि ये पहले भी हुआ था कोई बहाना नहीं हो सकता है और मुद्दा जस का तस है। कांग्रेस सांसद और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने अरुण जेटली का वीडियो क्लिप शेयर किया है और कहा कि पिछले 3-4 सालों में इसका पर्याप्त सबूत है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय प्रदर्शनी में 700 से अधिक रक्षा कंपनियां और 98 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एरो इंडिया का ये संस्करण देश को सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्य उपकरण और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इस शो में लड़ाकू विमान समेत कई हेलीकॉप्टर्स ने करतब दिखाए। इसे भारत का सबसे बड़ा एयर शो माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। मेरी कामना है कि आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही बढ़ता रहे। पीएम मोदी बोले, आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये शो भारत के बढ़ते सामर्थ्य को दिखाता है। 100 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक चर्च में आग लगाने की घटना हुई। चर्च की दीवारों को बदरंग कर दिया गया। दीवार पर राम लिखा हुआ पाया गया। पुलिस ने कहा कि घटना को अंजाम देने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। नर्मदापुरम जिले के आदिवासी बहुल सुख्तबा ब्लॉक के चौकीपुरा गांव की घटना है। ये घटना रविवार को तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने ईसाई प्रार्थना कक्ष के अंदर जले हुए फर्नीचर, आग के धुएं से काली हुई दीवारें और दीवार पर राम लिखा हुआ देखा। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करने की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। 89 वर्षीय तमिल राष्ट्रवादी नेता पी नेदुमारन ने सोमवार को यह दावा कर हलचल मचा दी कि 2009 में विद्रोहियों के खिलाफ अपने अंतिम हमले में श्रीलंकाई सैनिकों द्वारा मारे गए लिट्टे प्रमुख वी प्रभाकरन अभी भी जीवित हैं। नेदुमारन ने कहा कि प्रभाकरन जल्द ही सबके सामने आएगा और अपनी योजनाओं के बारे में बताएगा। ये कहते हुए कि उसके परिवार के कई सदस्य जो कथित तौर पर मारे गए वो भी जीवित थे। बता दें, श्रीलंका की सरकार की ओर से लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन मृत घोषित किए जाने के 14 साल बाद तमिलनाडु के दिग्गज नेता पी नेदुमारन ने दावा किया है। गौरतलब है कि प्रभाकरन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे का गठन किया था और श्रीलंका में तमिल राष्ट्र के लिए एक गुरिल्ला अभियान की अगुवाई की थी।
उसे श्रीलंकाई सेना ने 18 मई 2009 को मुल्लिवाइकल में एक ऑपरेशन के बाद मृत घोषित कर दिया था। उस समय श्रीलंका की सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति के रूप में महिंदा राजपक्षे कर रहे थे। हाल ही में अमेरिका के द्वारा अपने एयर स्पेस में एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारा मार गिराने के बाद चीन ने कहा है कि अमेरिका ने उसके हवाई क्षेत्र में पिछले एक साल में 10 से अधिक बार गुब्बारे उड़ाए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के दूसरे देशों के हवाई क्षेत्र में अवैध रूप से घुसना उसके लिए असामान्य नहीं है। उन्होंने कई बार उल्लंघन किया है। चीन का ये बयान 4 फरवरी को अमेरिका द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के ऊपर एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद आया। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को चीन को बदनाम करने और आरोप लगाने के बजाय थोड़ा खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। बता दें, पिछले एक हफ्ते में 3 बार अमेरिका ने ऐसे संदिग्ध हवाई वस्तुओं को मार गिराया है। बीते दिन कनाडा में भी ऐसा ही किया गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर चीन पर आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन 4 फरवरी को अमेरिका ने जिस संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को गिराया था उसको सीधे चीन के साथ जोड़ा गया था। वहीं चीन के इस आरोप के बाद अमेरिका का तुरंत खंडन आया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कभी भी चीन के इलाके में जासूसी गुब्बारा नहीं भेजा। अमेरिका की ओर से कहा गया ये चीन की ओर से डैमेज कंट्रोल के लिए छटपटाहट का नतीजा है। वीमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना की अभी तक सबसे अधिक बोली लगी है। मंदाना को आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1.8 करोड़ रुपए में और रेणुका सिंह को आरसीबी ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को आरसीबी ने 1.7 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। बता दें, इस साल से पुरुषों के आईपीएल की तर्ज पर WPL हो रहा है। इसको लेकर खिलाड़ियों की नीलामी की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब धर्मशाला में नहीं, इंदौर में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने मैच का मैदान बदलने के पीछे कारण बताते हुए कहा कि सर्दी के कारण आउटफील्ड में पर्याप्त घास की कमी है, जिसके चलते वेन्यू बदला गया है। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच खेला जा चुका है, जिसमें भारत ने 1 पारी और 132 रनों से जबरदस्त जीत हासिल की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।